नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी 24 के इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 बेहद अहम गेस्ट जुड़े हुए हैं। अनूप मैथिल हैं, एक चर्चित चेहरा है मिथिला के क्षेत्र के। अविनाश कुमार मिश्रा हैं, पूर्णिया से आते हैं और ये भी एक चर्चित चेहरा है। उदय नारायण झा युवा हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इस बात के लिए कर रहे हैं कि मिथिला को एक अलग आइडेंटिटी मिले, मिथिला एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हो, और यही हमारे चर्चा का केंद्र बिंदु भी रहेगा कि आखिरकार ये मांग क्यों उठ रही है। हालांकि ये मांग कोई नई नहीं है, 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं इस मांग को लेकर। 1912 में जब बिहार विभाजन हुआ, बंगाल अलग हुआ, उस समय भी इसकी मांग उठी। 1936 में जब उड़ीसा अलग हुआ, उस समय भी इसकी मांग उठी। और साल 2000 में जब झारखंड, जसपाल मुंडा ने जिस आंदोलन को शुरू किया था, वो जब सफल हुआ और साल 2000 में झारखंड अलग हुआ, उसके बाद भी ये मांग उठी। और अब चल रहा है साल 2022, करीब 110 साल हो चुके हैं बंगाल विभाजन को, 100 साल हो चुके हैं बिहार विधानसभा को। तो मिथिला राज्य की मांग फिर से उठी है। पहला सवाल हमारा अनूप मैथिल जी से होगा, लेकिन उससे पहले अनूप जी, एक डेटा आपको मैं बताना चाहूंगा। अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां की आबादी मात्र 33 करोड़ है, जो सरकारी आंकड़े हैं वहां के, और 50 राज्य है वहां पर। भारत की आबादी 133 करोड़ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर 28 राज्य ही हैं। क्या यही एक कारण है या फिर और भी कोई कारण है कि आप लोग लगातार मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं? जी, यह एक प्रमुख कारण है। हमारा ये मानना है कि छोटे राज्यों का अगर निर्माण होगा तो देश विकसित हो जाएगा। छोटे राज्य होने से प्रशासनिक कार्यों में बहुत ही आसानी होती है। जैसे बिहार है, बिहार में लगभग लगभग 12 करोड़ तो इसकी आबादी है। 12 करोड़, अरे ये प्रमाणिक है कि बिहार जितना बड़ा राज्य है, कई यूरोपियन कंट्री जो है इससे बड़ा नहीं है, इससे छोटी कंट्री है। तो अगर हमें जी विकसित होना है तो भारत को, जो भारत में छोटे छोटे राज्यों का गठन करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये कारण है कि मिथिला के साथ वर्तमान बिहार में बहुत ही ज्यादा भेदभाव हो रहा है। हमारे जी साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। और हम इसलिए मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ नालंदा में ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है, एक तरफ नालंदा में जू सफारी बनाया जा रहा है, वहीं हमारे मिथिला के सहरसा में, मिथिला के पूर्णिया में चचरी का पुल बनाया जाता है। और चचरी का पुल सरकार नहीं बनाती है, बल्कि हम लोग, वहां के स्थानीय लोग खुद के पैसे से चचरी का पुल बनाते हैं। समझिए कितना बड़ा भेदभाव है कि एक ही राज्य में हम लोग रहते हैं और एक जगह जहां मगध के लिए ग्लास ब्रिज बनाया जाता है और हम लोगों को एक पुल भी नसीब नहीं होता है, चचरी का पुल बनाना पड़ता है। इस भेदभाव पूर्ण नीति के खिलाफ हमें मिथिला राज्य चाहिए। मिथिला में आप बिहार में देखेंगे, आपने डेटा की बात की, तो बिहार में सबसे जो पर अनडेवलप्ड जो है, कह सकते हैं कि सबसे पिछड़ा हुआ जो जिला है, तो टॉप 10 में 1 से लेकर 10 तक में हमारे मिथिला के जिले हैं। पर कैपिटा इनकम में सबसे कम अगर किसी का पर कैपिटा इनकम है तो वो मिथिला का शिवहर है, जहां के लोगों जी की इनकम जो है बहुत कम है। यही अगर आप लिटरेसी रेट के मामले में देखें तो सबसे कम हम हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि वर्तमान में बिहार में रहकर हमारा विकास नहीं हो सकता है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार जारी रहेगा। पटना में आप जबरदस्ती फ्लाईओवर बनाते हो, ओवरब्रिज बनाते हो, आरओबी बनाते हो, लेकिन सहरसा में आप 20 साल से मांगा जा रहा है कि एक आरओबी बना दो, क्योंकि वहां के लोग रोजाना जाम से, आपको मालूम है जाम के कारण क्या होता है। हमारे यहाँ दरभंगा में, सहरसा में, सीतामढ़ी में, पूर्णिया में जाम के कारण लोगों का बीपी बढ़ गया है, डायबिटीज हो गया है। 2-2 घंटे लोग जाम का सामना करते हैं और उस पर से जाम में आपको मालूम है कितना फ्रस्ट्रेशन होता है, तो मानसिक रूप से लोग बीमार पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग जाम में फंसने के बाद समय तो उनका बर्बाद होता ही होता है, लेकिन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी वो अस्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है, अनूप जी, आप जो समस्या, मेरा सवाल आप सुन लीजिए। आप जो समस्या बता रहे हैं वो समस्या जायज है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मिथिला अलग राज्य बन गया तो जो विधायक चुने जाएंगे, जो सांसद चुने जाएंगे, वो इन्हीं पार्टियों से होंगे, बीजेपी से होंगे, आरजेडी से होंगे, जेडीयू से होंगे, जो यहाँ की रूलिंग पार्टियां हैं या विपक्षी पार्टियां हैं। अभी भी तो वो विधायक है, आज भी वो सांसद है। बेगूसराय की आप बात कीजिए, गिरिराज सिंह है, पूर्णिया की बात कीजिए, कटिहार की बात कीजिए, किशनगंज की बात कीजिए, दरभंगा की बात कीजिए, या फिर आप मधुबनी की बात कीजिए, सभी जगहों से भाई विधायक चुन कर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा आपने ही बीजेपी को विधायक दिया, सबसे अधिक जेडीयू और बीजेपी की लाज आप ही लोग बजाते हैं, आप ही लोग की विधायक विधानसभा में बैठते हैं। तो ये कहना, आपको क्या लगता है कि मिथिला अलग हो जाएगा तो ये नेताओं का जो स्वभाव है बदल जाएगा?
क्या मिथिला विकसित हो जाएगा? बिल्कुल स्वभाव बदल जाएगा, क्योंकि हमारा हमारा ये मानना है कि मिथिला राज्य कोई कटोरे में आकर हमको नहीं दे जाएगा। मिथिला राज्य के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हम संघर्ष करेंगे। और मिथिला राज्य के लिए हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे और समझाएंगे कि वर्तमान में जो नेता हैं, वो नेता सिर्फ उनका अपना भला करने में लगे हुए हैं, आप लोगों की कोई परवाह उन्हें नहीं है। और हम अपना उन्हें विजन देंगे कि मिथिला राज्य बनने के बाद कैसे मिथिला को हम विकसित करेंगे। और उसके बाद हम जनता को इस तरह से जगा देंगे कि ऐसे-ऐसे नेताओं का जीतना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा, ऐसे-ऐसे नेताओं का कैरियर चौपट हो जाएगा। और हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि आज की तारीख में मिथिला राज्य का निर्माण हो। पहले हम जनता को जगाएँगे, उनको समझाएँगे, अपना विजन बताएँगे और उसके बाद जनता जब जो है मिथिला राज्य बनेगा, तो ऐसे नेताओं का सफाया हो जाएगा। और आपने कहा कि हमारे क्षेत्र के नेता जो है पटना में बैठते हैं, वो पटना की चाकरी करते हैं, पटना की गुलामी करते हैं और गुलाम कभी भी अपने क्षेत्र के लिए बोल आवाज नहीं उठा सकता। दरभंगा एम्स इसका जीता जागता उदाहरण है। 8 साल से दरभंगा एम्स अटका पड़ा हुआ है। दरभंगा एयरपोर्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। 200 रुपए का प्लास्टिक का कुर्सी एयरपोर्ट पे लगाया गया है। रेलवे स्टेशन से बदतर हालत है दरभंगा एयरपोर्ट का। पूर्णिया एयरपोर्ट इसका जीता जागता उदाहरण है कि मिथिला के जीते हुए विधायक जाकर चाकरी करते हैं, गुलामी करते हैं। ये बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी की हम लोग मांग कर रहे हैं और अभी तक नहीं मिला है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारे क्षेत्र के जो नेता चुनकर पटना जाते हैं, वो वहां पे गुलाम बन के रह जाते हैं, वो हमारे क्षेत्र के लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए हम एक परिवर्तन लाना चाहते हैं और मिथिला राज्य के माध्यम से ही ये जो बिहारी मानसिकता है, इस बिहारी मानसिकता को हम बदलना चाहते हैं। और मिथिला में मिथिला राज्य बनने के बाद हम जो नेता चुनकर आएंगे, वो विकास के मुद्दे पे चुन के आएंगे, ना कि जात पात के मुद्दे पे, ना कि भेदभाव के मुद्दे पे। अविनाश जी, अविनाश अगला जी सवाल से मेरा आपसे होगा कि आप लोग लगातार मगध को कोस रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, जो पोस्ट लिखे जा रहे हैं उन तमाम लोगों के द्वारा जो आपके समर्थन में। भाई, मगध क्षेत्र से आते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, आप लोगों के टारगेट पर हैं। पूर्व में भी अगर हम बात करें तो जगन्नाथ मिश्रा हो, विनोदानंद झा हो, भोला पासवान शास्त्री हो, ये तो सीएम रहे हैं बिहार में और ये मिथिला के क्षेत्र से ही आते हैं, हार्डकोर मैथिल रहे हैं। उस समय मैथिल का विकास क्यों नहीं हुआ और तब मिथिला की मांग क्यों नहीं उठी? ये मेरा सवाल रहेगा अविनाश जी आपसे। देखिए सबसे पहले जो आप कह रहे हैं कि मगध वर्सेस मिथिला बना रहे हैं, ये हम लोग नहीं बना रहे हैं। हम लोग पिछड़े हैं तो ये बताएंगे। जी जी, हम लोग यदि पीछे हैं तो बताएंगे ही। हमारे सामने से आगे आप बढ़े हैं तो ये हम दिखाएंगे ही। इस वजह से उन लोगों को लगता है कि ये लोग हमसे जलते हैं। जलने की कोई बात नहीं है। हमारी जो स्थिति है उस स्थिति पर हम अलग राज्य की मांग करते हैं। उदाहरणार्थ हम मगध के जिले को लेते हैं, मगध के विकास को लेते हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये तमाम नाम जो मिथिला से मुख्यमंत्री थे, इन लोगों के कार्यकाल को आप देखिए कि इन लोगों को कितना कितना कार्यकाल मिला काम करने के लिए। उसके बाद जब मगध को, मैं तो देखता हूँ कि 30 साल हम लोगों ने मगध को दिया है। अब 2 साल ज्यादा ही हो गया, 30-32 साल। और 30-32 साल के इस पीरियड में 15 अगर साल हम भोजपुर वाले देखें, को दिए हैं। जब लालू प्रसाद यादव गोपालगंज से है और हार्डकोर भोजपुरिया आदमी है, उनको मगध से आप मत कनेक्ट कीजिए। चलिए ठीक है, उनको तो क्या बोला जा सकता है अभी लाइव में, भोजपुर ही मान लेते हैं। 15-17 साल तो हमने मगध को दिया और 15-17 साल का जवाब ये हमें मिला है कि आज भी हम चचरी में चलने के लिए ये हैं। आज भी हमारा आंदोलन किस लिए हो रहा है कि हमारी भाई स्वास्थ्य सुविधा ठीक हो जाए। हमारा आंदोलन किस लिए आज से पहले तक हो रहा था कि एयरपोर्ट खुल जाए, विकास के रास्ते खुलेंगे। इन तमाम चीजों पर हम आंदोलन आज भी मूलभूत सुविधा के लिए लड़ रहे हैं। और कहीं पर आप आईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब तमाम चीज ले जाके तोप दे रहे हैं। जू सफारी आपको हो जाता है, ग्लास ब्रिज हो जाता है। तो फर्क तो नजर आ ही रहा है। मिथिला के लोगों ने एक बिहार को 2 बिहार में बांटने का काम नहीं किया है। सरकार जो अभी वर्तमान की है, उन्होंने ही ये अवसर हम लोगों को दे दिया कि अब तुम लोग प्रतिकार करो। तो हम लोग प्रतिकार के लिए सामने आ गए हैं और हम लोग कंपैरिजन करते हैं उनसे कि भाई आप तमाम चीज लेकर के, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी गिना दीजिए ना हमको, इधर हमारे इधर कहाँ है? कुछ भी नहीं। अब एम्स की बात हो रही है, 8 साल से बात ही हो रही है। यहाँ पूर्णिया का एयरपोर्ट होना था, जो आज से नहीं, जब देश में एयरपोर्ट शायद ही गिना चुना था उस समय पूर्णिया दरभंगा फंक्शनल था।
क्या नई बात हम मांग रहे हैं? हम मूलभूत सुविधा पर डिस्कस कर रहे हैं कि वो चाहिए। और इसको भी छोड़ दीजिए, आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन अभी लेटेस्ट बोला है कि मिथिला राज्य चाहिए। इससे पहले तक तो हमने मूलभूत सुविधा के लिए आंदोलन किया और एमबीडी का मांग किया था कि मिथिला विकास बोर्ड दे दो आप हमें। अब वो भी हमें न मिले, हमारी स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जाए, तो कब तक कोई सहेगा? आज इसलिए पूरा मिथिला अविनाश जी, एक सवाल रहेगा इसी पर कि आप जिन कमियों की बात कर रहे हैं वो तमाम कमियां बिहार के जो भोजपुर के इलाके हैं, आप गोपालगंज की बात कीजिए, आप सारण प्रमंडल की बात कीजिए, आप चंपारण की बात कीजिए, आप बक्सर, आरा, भोजपुर, कैमूर की बात कीजिए, वहां पर भी ये मूलभूत समस्याएं हैं भाई। वहां पर भी तब तो फिर भोजपुर के जो लोग हैं उनको भी एक अलग राज्य की मांग करनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट अगर हो ही रहा है, मांग हो ही रहा है, मांग हो ही रहा है पूर्वांचल का। देखिए, आप जो बता रहे हैं मूलभूत सुविधा, वो मूलभूत सुविधा वहां भी है, लोगों को ज्यादा फील नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी असुविधा है। हर साल हम लोग बाढ़ से त्रस्त रहते हैं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत हम लोगों का अर्निंग होता है सुखाड़ के समय में, वो बाढ़ हमें बिल्कुल बराबर करके चला जाता है। हम 0 से सफर करके 10 तक पहुंचते हैं और वहां से फिर हमको बैक कर लिया जाता है। आज तक हमारे यहाँ बाढ़ का स्थायी निदान भी नहीं हुआ। इसलिए, और ये जवाब मैं आपको दे दूं, अभी आप खुद ही बता रहे थे अनूप जी को कि अमेरिका की जनसंख्या क्या है, वहाँ 50 स्टेट है। यदि बिहार जैसे इतने बड़े प्रदेश में 2 और राज्य हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश को 4 भाग बांट दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशासनिक रूप से लोगों की सुगम होगी। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पूर्णिया से हम पटना जाते हैं 300 किलोमीटर। किशनगंज के लोगों को अगर हाई कोर्ट का काम लगता है तो उसको कितना डिस्टेंस और कितना उसको जो है मतलब खर्च करके वहां तक पहुंचना पड़ता है जी। तो हम लोग जो मिथिला विकास बोर्ड मांगे थे उसमें ये तमाम चीजें थी कि कहाँ पर आपको क्या देना है क्या नहीं देना। वही सरकार मान लेती तो अभी राज्य का कोई डिमांड नहीं था। लेकिन सरकार को तो ना बिल्कुल मिथिला के नाम से ही हमको लगता है नीतीश कुमार जी के कान में एकदम गर्म शीशा पिघला के कोई डाल देता है। अच्छा, सवाल मेरा अनूप जी से रहेगा। अनूप जी, नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं अविनाश जी, उनके बगल में बैठते हैं संजय झा, बैठते हैं ना भाई, बहुत करीबी नेता है। कई नेता हैं मिथिला के क्षेत्र से जो नीतीश जी के बहुत करीबी हैं, उन लोगों से आप लोग की बात नहीं हुई? आपके द्वारा जो सांसद चुने गए, जो विधायक चुने गए, भाई जीवेश मिश्रा की बात कीजिए, कई नेता हैं, नाम क्या लूं, उन लोगों से कभी बात नहीं हुआ कि मखाना के बारे में सोचा जाए, मछली के बारे में सोचा जाए? प्राकृतिक संसाधन इतने हैं मिथिला में, उस पर कभी बात की जाए इन नेताओं से? देखिए, एक होता है नेता और एक होता है जुगाड़ू नेता। दरबारी आप देखते होंगे कि पुराने जमाने में राजा अपने पास दरबारी रखते थे और दरबारी में हर वर्ग के लोगों को रखते थे ताकि हर वर्ग के लोगों को बताया जा सके कि भैया तुमको मैंने प्रतिनिधित्व दिया है। तो यही नीतीश कुमार ने यही काम किया है कि कुछ दरबारी को अपने साथ रख लिया। अब जिसका नाम ले रहे हैं, जिन जिन नेताओं का नाम लिया है, क्या वो अपने दम पे 10,000 वोट भी ला सकते हैं विधानसभा में, लोकसभा में? नेता का मतलब होता है कि जो अपने दम पर जीते और अपने दम पर जिताएं। तो मिथिला में जितने भी नेता हैं वो मोदी जी के नाम पे जीतते हैं, लालू जी के नाम पे जीतते हैं। तो वो इनमें अपना दम नहीं है। अगर इनमें आपने कहा इनके पास हम समस्या लेकर जाते, अरे इनके पास हम क्या समस्या लेकर जाते? इनके रहते हुए पिछले साल मिथिला के मखाना का जीआई टैग बिहार मखाना के नाम से लिया जा रहा था। ये लोग तो थे ही ना उस समय, फिर भी बिहार मखाना किया जा रहा था। हमारे मखाना का नाम बिहार मखाना किया जा रहा था। तो हम लोगों ने लड़ा ना, लड़ाई तो हम लोगों ने लड़ी और उसको हमने मिथिला मखाना करवाया। मगही पान का जीआई टैग मगही पान से होगा, अब मिथिला के मखाना का जीआई टैग बिहार मखाना के नाम से होगा। वाह सरकार! इसी तरह से इन लोगों के रहते हुए 2010 में मिथिला पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग कर दिया गया, एक जिला का नाम रख दिया गया। मतलब मिथिला शब्द से कितना नफरत है वो बताइए। तो दरबारी चाटुकार लोगों से हम कोई उम्मीद नहीं रखते। और मैंने बार बार कहा है कि मिथिला राज्य की मांग सिर्फ राज्य की मांग नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की भी लड़ाई है। एक एक हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को बताएंगे कैसे ये लोग हमें लूटते हैं, कैसे ये लोग हमें ठगते हैं, और अगली बार देखिएगा इनका सफाया हो जाएगा। वैसे भी इनके पास ये क्षमता नहीं कि अपने दम पर ये 5,000 वोट भी ला सके, जमानत जब्त हो जाएगा। अनूप जी,
अभी सोशल मीडिया पर मैंने वो पोस्टर डाला जिसमें मैं आप लोगों से जो बात करने वाला था, तो उसको मैंने अपने प्रोफाइल से शेयर किया तो कुछ कमेंट्स आए हैं, वो कमेंट जरा आप लोगों को बता दें। सौरभ लिखते हैं मेरे ही पोस्ट पर, मेरे पर्सनल फेसबुक अकाउंट पर लिखते हैं कि एक सवाल इन लोग से पूछिएगा कि मधुबनी और दरभंगा के झा जी के अलावा कोई मिथिला राज की मांग क्यों नहीं कर रहा है? ये ब्राह्मण राज चाहते हैं या मिथिला राज? मैंने इन्हें रिप्लाई किया कि मैं जरूर पूछूंगा, इसका जवाब दे दिया जाए। जी जी, एक बात हमको आप बताइए कि मिथिला में ब्राह्मण की संख्या कितनी है, और मिथिला राज्य बनने के बाद क्या देश में हम मिथिला राज्य जो है, क्या ये क्या कहते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत नहीं बनेगा क्या? मिथिला राज्य भारत के संविधान के अंतर्गत बनेगा, और मिथिला राज्य बनने के बाद मिथिला में जो चुनाव होगा वो भी संविधान के अंतर्गत होगा। तो आप बताइए, जब हमारी आबादी ही ज्यादा नहीं है, हमारी आबादी ही कम है, और चुनाव जब होगा तो क्या उनसे पूछिए कि क्या वो ब्राह्मण को वोट देंगे, क्या वो झाजी को वोट देंगे? चुनाव होने के बाद तो योग्य व्यक्ति को वोट देंगे, तो ब्राह्मण राज्य कैसे आ जाएगा, ये हमें आप बताइए। कि भाई चुनाव होने के बाद जो है विधायक चुनेंगे, तो जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से विधायक चुना जाएगा। तो ये एक पूरा अफवाह फैलाया जा रहा है। इसमें एक मैं आपको बता दूं कि मैथिली को भी ब्राह्मण की भाषा कही जाती है। एलएमएनयू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 50 से अधिक गेस्ट प्रोफेसर मैथिली में लेक्चरर की बहाली हुई है, 50 से अधिक। उसमें मात्र 5 ब्राह्मण का सिलेक्शन हुआ है, 45 जो है लोग ब्राह्मण के अलावा अदर अदर कास्ट के हैं। कोई मतलब यादव गैर जी है, कोई ब्राह्मण है। पासवान जी है, कोई मंडल जी है। जी चलिए उदय बाबू, उदय नारायण झा, जरा एक जी सवाल आपसे ले लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं आप, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। जी बताइए सवाल सर। आपसे ये रहेगा उदय जी कि ट्विटर ट्रेंड आप लोग बड़ा जबरदस्त कराते हैं, मतलब टॉप 5 ट्रेंडिंग में आ जाता है। और मिथिला राज्य अलग मांग जो है उसको लेकर आप लोग ट्विटर ट्रेंड बड़ा अच्छा कराते हैं। आपको लगता है कि क्या ट्विटर ट्रेंड से असर पड़ेगा? क्योंकि पूर्व में भी कोविड के दौरान मंगल पांडे के खिलाफ इतना ट्वीट आप लोग करवाए, कई बार देखा गया है कि कोई भी मुद्दा होता है, ज्वलंत मुद्दा, उस पर आप लोग ट्विटर ट्रेंड करा देते हैं। संख्या है आप लोगों के पास, असर पड़ेगा इसका सरकार के कानों पर? आवाज रुक गई है। हेलो हेलो। हाँ, आवाज रुक गई थी, एक बार आप दोबारा अच्छा बोलिए ठीक ना। है। उदय जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे आंदोलन के, तो ट्विटर पर जो आप ट्रेंड कराते हैं मिथिला राज को लेकर, अलग जो मांग करते हैं मिथिला राज, आपको लगता है कि पूर्व में भी आपने कई बार इस तरीके के ट्रेंड कराया है, सरकार पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, असर पड़ने की बात नहीं है, असर पड़े या ना पड़े उससे हमें नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन हमें एक जो माहौल बनाना है इन चीजों को लेके, आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। हम लोग ये ट्विटर का उपयोग, सोशल मीडिया का उपयोग एक माहौल बनाने में कर रहे हैं। और लोग बोलते हैं कि दरभंगा मधुबनी के लोग ही ट्विटर पे ट्रेंड करवा, तो मतलब दरभंगा मधुबनी के लोग ही मांग रहे हैं मिथिला राज को। तो उनको ये नहीं पता है कि ट्विटर ट्रेंड 2 जगह से, मात्र दरभंगा मधुबनी में लोग बैठ के ट्विटर ट्रेंड करवा लेगा। अररिया से होता है, आपको किशनगंज से होता है, सब जगह से ट्वीट होता है, तब जाके ट्विटर ट्रेंड करता है। तो वहां तो हम लोग जाके बैठ के नहीं करते होंगे ट्वीट। ट्वीट तो करता है सब जगह से, दरभंगा से भी करता है, शिवहर से भी करता है, सरकार पूर्णिया सरकार से भी पर करता इसका है। असर पड़ता है? सरकार सुनती है इस बात को? क्योंकि सर 90,000 ट्वीट, लाख देखिए, लाख ट्वीट तक गया हुआ है इस प्रसंग को लेकर। देखिए सरकार तक तो जरूर ये बात पहुंचती है, सरकार की भी ध्यान होती है, विजिलेंस के ध्यान होती है। और जो मीडिया है, मीडिया ये देखने के बाद जब लाखों आदमी एक चीज को लेके बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, तो एक मीडिया अटेंशन भी होता है। मीडिया के लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है। मीडिया हमसे कनेक्ट होता है, फिर सरकार से सवाल करते हैं। तो ये भी एक माध्यम है ट्विटर ट्रेंड के, फायदे ये भी है। और हमारा तो है कि ट्विटर ट्रेंड से एक हम लोग का क्लियर कट है कि ट्विटर ट्रेंड से हम लोग एक माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा चीज, हम लोग जमीन पे, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। आज भी हमारा तीन जिला में, अलग अलग जिले में हमारा संगठन खड़ा हो रहा है, चीजें बन रही है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं। अविनाश जी, अब सवाल आपसे, एक अंतिम सवाल इसे आप समझ लीजिए। मिथिला अगर अलग राज्य बनती है तो उसके लिए क्या क्या बुनियाद है? मतलब सिर्फ भाषा, कल्चर, या फिर और भी कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो जनता के सामने आप लोग लेकर जाएंगे, और ताकि इस राज्य के एक नए परिकल्पना को लेकर आप बात कर सके जनता से?
देखिए, मिथिला राज्य की जो हम लोगों ने संकल्पना ली है, उसमें कहीं भी सिर्फ एक चीज नहीं रखा गया है, भाषा या जातिवाद। हमारा पहला आधार है आर्थिक पिछड़ेपन का, शैक्षणिक पिछड़ेपन का, बाढ़ का स्थायी निदान हमारे यहाँ नहीं है। उसके बाद आप बात करेंगे तो भाषा भी है, भाषा के बाद हमारी भौगोलिक स्थिति भी है, हमारी सांस्कृतिक विरासतें भी है। इन तमाम चीजों को मिलाकर मिथिला राज्य की हम लोगों ने संकल्पना ली। इसमें कहीं पर कोई जातिवादिता या किसी एक खास वर्ग के लिए या कोई एक टॉपिक के लिए काम नहीं हो रहा है। जो ऑल इन ऑल एक सामान्य इंसान, समाज के सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति से लेकर ऊपर तक सभी को साथ में, सभी का सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान, ये तमाम चीजों को जोड़ते हुए हम लोग मिथिला राज्य की आज कल्पना की है। अनूप जी, एक सवाल आपसे रहेगा। जी 2024 का लोकसभा मात्र 1.5-2 साल की दूरी पर है, उसके बाद 25 का बिहार विधानसभा होगा। ये मुद्दा उठेगा क्या उस चुनाव में? बिल्कुल उठेगा। और दूसरी बात कि अब जो भी नेता हैं, लोकसभा हो या विधानसभा हो, प्रधानमंत्री हो या सीएम हो, अब किसी को हम लोग घुसने यहाँ पे नहीं देंगे। मिथिला राज्य की मांग के लिए उनका जबरदस्त विरोध होगा, उनसे मांगा जाएगा उनकी सभा में जाकर। और हमारा ये ऐलान है कि जब भी सीएम दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया आएंगे तो उनकी सभा में जाकर हम लोग मांग करेंगे, और अगर हमारी मांगों पर सहमति नहीं देते हैं तो विरोध करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं और ये लोग समझ लें कि हम मैथिल हैं, बिहारी नहीं। फिर से मैं कह रहा हूं, हम मैथिल छी, बिहारी नहीं। और ये बात स्पष्ट शब्दों में आप समझ लें कि मिथिला के लोग मैथिल कहलाने में गर्व महसूस करते हैं, बिहारी कहने में हमको शर्मिंदा महसूस होता है। कहीं भी बिहारी शब्द से हमको थोड़ा सा भी रत्ती भर भी गौरव नहीं होता है। लेकिन जब मैथिल में हम अपने आप को कहीं कहते हैं कि हम मिथिला से हैं, हम मैथिल हैं, तो छाती जो है ना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो ये फाइनल नोटिस है कि मिथिला के लोग अब समझ गए हैं कि उनकी पहचान मैथिल है, मिथिला से है, और हम लोग मिथिला राज्य के लिए जो करना होगा वो करेंगे और मिथिला राज्य लेकर रहेंगे। और जो लोग समझते हैं कि बिहार का बंटवारा हो रहा है, उनके लिए मैं कह देना चाहता हूं कि 1912 से पहले बिहार का कोई अस्तित्व नहीं था। बिहार शब्द किसी ने सुना तक नहीं था। तो 100 साल बिहार के बने हुए 100 साल हुए हैं और आप इतने इमोशनल हो गए, बिहारी शब्द से आपको इतना प्रेम हो गया। अरे हमारा मिथिला का इतिहास तो हजारों लाखों साल पुराना है, समझिए हमको कितना लगाव है इस शब्द से। तो बिहारी शब्द जो है 100 साल पहले शब्द आया था, और बिहारी आप देखिएगा 50 साल के बाद बिहार नाम का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मिथिला एक अलग राज्य बनेगा, मगध एक अलग राज्य बनेगा, और आप लोगों का भोजपुर या पूर्वांचल एक अलग राज्य बनेगा। और आपको भी शुभकामनाएं इसके लिए। चलिए, हमसे तीनों लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। अनूप मैथिल जी, अविनाश कुमार मिश्रा जी और उदय नारायण झा ये आंदोलन कर रहे हैं मिथिला राज्य को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने पूर्वजों की आइडेंटिटी को लेकर कि मिथिला एक अलग राज्य बने, ताकि वहां पर जो अंतिम व्यक्ति है उसका विकास हो सके, बाढ़ के समस्या से परमानेंट निजात मिल सके, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन सभी स्तरों पर वो एक अलग राज्य बनकर उसका विकास हो सके। आपकी जो प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।